एक नए प्रेसिडेंट ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि हम आएंगे पावर में तो एक दिन में हम इस युद्ध को खत्म कर देंगे, रुकवा देंगे। जब यह घोषित नीति हो गई, उस नीति वाले राष्ट्र उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुन लिया गया है, तो ऐसे में यूएस की तरफ से ये कदम उठाना कितना सही है? या फिर एक तालमेल नहीं बैठ पा रहा है आउटगोइंग प्रेसिडेंट और जो नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, या फिर नए प्रेसिडेंट के लिए रहा और जानबूझकर मुश्किल किया जा रहा है? क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, जो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन जो है और उनके विदेश मंत्री और साथ में जो पूरा इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है अमेरिका का, वो उनकी कुल मिलाकर के इरादा ये है कि युद्ध जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए, ये चलना चाहिए। बाइडेन साहब को लगता है कि युद्ध है जो जिस हालात में आज पहुंचा हुआ है, स्वतंत्रता के नाम पर यूक्रेन की सहमति देना, तमाम यूरोप के देश अगर पोलैंड वगैरह को आप छोड़ दें, जर्मनी हुआ चाहे वो फ्रांस हुआ, तो ये तो नहीं चाहते युद्ध आगे बढ़े। ये तो काफी दिनों से कोशिश है कि युद्ध खत्म होना चाहिए। लेकिन बाइडेन साहब का यह है कि ये उनकी एक लेगेसी है कि उन्होंने जो है आजादी और डेमोक्रेसी के नाम पे जो यूरोप में किया है वो चलनी चाहिए। ट्रंप साहब दूसरी तरफ बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि भाई वो तो उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और आपने पिछले दिनों देखा कि जो जर्मनी के चांसलर हैं उन्होंने रूसी राष्ट्रपति से 2 घंटे बातचीत करी फोन पे। जाहिर है उन्होंने मौसम के बारे में बात की नहीं होगी, तो चर्चा तो यूक्रेन पर ही हुई होगी। अब लेकिन इसलिए जो है यूरोप में पोलैंड को अगर आप छोड़ दें, ज्यादातर जो देश है यूरोप के, अब वो चाहते हैं कि वहां अमन आना चाहिए। यूरोपियंस को अपने यूरोप के अंदर, उनको अभी तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खौफ इतना जबरदस्त है, उनकी जो साइकोलॉजी है कि वो नहीं चाहते वहां पे युद्ध एस्केलेट हो या आगे बढ़े। दूसरी तरफ जो है बाइडेन साहब ने पूरा इंतजाम करने की कोशिश करी है कि अगर ट्रंप साहब आ भी जाते हैं लेकिन उसके बावजूद यूरोप जो है वो संभाले और यूरोप यूक्रेन की मदद करे, जैसे युद्ध जो है वो चलता रहे आजादी डेमोक्रेसी और इस सब के नाम से। लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी ये है कि जर्मनी और फ्रांस जो सबसे बड़े देश हैं यूरोप के अंदर, और पोलैंड को आप अलग कर देते हैं, तो वो तो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे। दूसरी बात यह है कि यूरोप, मुझे नहीं लगता, अगर यूरोप का डिफेंस बजट देखें और उनकी डिफेंस की जो मैन्युफैक्चरिंग को आप देखें, या उनको जिसको अमेरिकी भाषा में बोलते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को देखो, उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो ये यूक्रेन की इतनी मदद कर सके युद्ध जो निरंतर चलता रहे। तो ऐसे हालात के अंदर मुझे लगता है ये बाइडेन साहब का एक डेस्परेट मूव है। और दूसरी तरफ जो रिस्पांस मॉस्को की तरफ से आया तो वो कोई प्रेडिक्टेबल है। जाहिर है अगर आप ऐसी मिसाइल यूज करेंगे तो वो भी उसको दिखाएंगे कि भाई ठीक है, अगर आप ऐसा करते तो हमारा जवाब ये हमारे होगा। पास भी है। इसीलिए न्यूक्लियर, जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, स्मार्ट न्यूक्लियर वेपन्स की बातचीत बीच बीच में हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अमेरिकी जनता ने फैसला लिया है कि वो ट्रंप साहब को सत्ता में लाए हैं, और सीनेट उनके पास है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उनके पास है, पॉपुलर वोट उनके पास है, सुप्रीम कोर्ट उनके पास है, तो जाहिर है कि वो चुप बैठने वाले नहीं है। वो आकर के अपनी जो मोहर है वो यूक्रेन पे लगाएंगे और उनकी मोहर बड़ी स्पष्ट होगी कि युद्ध को जल्दी से जल्दी रोका जाए। हालांकि क्योंकि यूरोपियन देश शामिल है तो इस तरह का कोशिश की रहेगी कि यूरोप के देश उसमें शामिल हों और कुल मिला के ऐसा समाधान ढूंढा जाए जिससे यूक्रेन को ये लगे कि वो जीत गया, लेकिन दूसरी तरफ रूस को ये ना लगे कि वो हार गए। तो मुझे लगता है कि ये हम हार जितने गए, भी बिल्कुल। इस पे हम चर्चा करेंगे कि ये क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या रास्ता हो सकता 50 है, दिन की ये बात लेकर है। मैं आपके पास आऊंगा। लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस, तनेजा साहब, ये सवाल। मुझे अपना हाँ वाक्य हाँ खत्म करने हाँ, दें। पता है। तो इसलिए हाँ, जो जो हो रहा है ये 50 दिन ऐसे चलेगा। उसके बाद जो है ट्रंप साहब की जो मोहर उस पर लगेगी और मुझे लगता है कि यूक्रेन का कोई ना कोई समाधान ढूंढेगा, उसका निकल करके आएगा। इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बाइडेन साहब 50 दिन में और मुश्किल करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद यूरोप त्रस्त आ चुका है, थक चुका है, यूक्रेन थक चुका है। कहीं ना कहीं यूरोप चाहता है कि अभी इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए। और मुझे लगता है अगर ट्रंप साहब सपोर्ट नहीं करते, उसको आगे नहीं ले जाना चाहते, तो समाधान कुछ ना कुछ निकलेगा। तो इसलिए बहुत भयभीत कम से कम मैं तो नहीं हूं। अभी मैं थोड़ी नजर रखे हुए, देखें आगे क्या होता है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि वहाँ की जनता थक चुकी है, यूक्रेन थक चुका है। और एक कई सारे सर्वे किए गए यूक्रेन के लोगों के बीच में, तो उन लोगों ने भी कहा कि अब बहुत हो गया। एक सर्वे ने यहाँ तक कहा कि 1/3, हर तीसरे में से एक व्यक्ति कह रहा था कि युद्ध को रोक दिया जाए। अब सर्दी का मौसम और ज़्यादा तेज होने वाला है, तो वहाँ पे और ज़्यादा व्यवस्थाएं बिगड़ते ना रहे, तो यूक्रेन युद्ध रोक देना चाहिए। लेकिन सुब्रतो कमल दत्ता साहब, आप चूंकि इस पूरे मामले पर काफ़ी करीबी से नज़र बनाए रहते हैं, जिस तरीके के हालात जो अभी तनेजा साहब कह भी रहे थे कि अगले 50 दिन में हालात इतने बिगाड़ देंगे बाइडेन साहब, जो लग भी रहा है पिछले एक हफ्ते से, तो बिगड़े हालात में
बाइडेन साहब जो अपना छोड़ के जाएंगे विरासत, उस पर ट्रंप साहब को इस युद्ध को रुकवा पाना कितना आसान होगा? जितने आसानी से उन्होंने चुनाव में वादे कर दिए थे, क्या उतना आसानी से वाकई युद्ध रुकवा पाएंगे? क्योंकि हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। नमस्कार। नहीं, पेचीदा मामला सब है, पर मैं समझता हूँ कि रोक जरूर पाएंगे, क्योंकि ट्रम्प की जो नीति रही है वो बहुत ही बोल्ड और बुलंद नीति रही है, और वो ईफ और बट पे बात नहीं करते हैं। तो मेरा मानना है कि जरूर वो इस चीज पे एक दिशा और गति देके और शांतिपूर्वक इस मसले को एक तरह से सबके हितों में समाप्त कर पाएंगे। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो जिनके अधिकार क्षेत्र में टेक्निकली तो है पर मॉरली और एथिकली नहीं है, उनको इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। और मैं तो समझता हूँ कि जो बाइडेन जी तो होशो आवाज में रहते हैं या नहीं रहते वो भी पता नहीं चलता है। तो अगर उनके खुद के निर्णय है तो उनको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके व्हाइट हाउस पे इसकी घोषणा करनी चाहिए थी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे अमेरिका जो है वो आपकी जो हथियार बेचने का जो बाजार है, उस हथियार बेचने का बाजार को और बुलंदी तक लेके जाने की कोशिश में है। और अमेरिका की इकोनॉमी कहीं ना कहीं पे सैगिंग इकोनॉमी है, तो उनको चाहिए पैसा, इसलिए इस तरह का खतरनाक हथियार बेच रहे हैं। और जो बाइडेन को लगता है कि उनका जो सैगिंग इमेज है, इस तरह का कदम उठा के और इस तरह का निर्णय लेके जाते जाते कहीं ना कहीं पे एक अपनी इमेज को थोड़ा सा सुधार सके। मैं मानता हूं कि अगर विश्व युद्ध अगर होता है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं पे ऑन द ब्रिंक ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर के करीब आ गए हैं, यूक्रेन रूस वाला मामला लेके, और ये अगर अभी नहीं रुकता है तो आगे जाके बहुत खतरनाक परिस्थिति पैदा हो सकता है। भारत जैसे देश को यहाँ पे मध्यस्थता करने की बहुत आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी मध्यस्थता करके इसका समाधान जरूर निकाल सकते हैं। जेलेंस्की को भी मोदी जी के लीडरशिप पे यकीन है, और उसके साथ साथ नेटो पे भी कहीं ना कहीं पे यकीन है। ट्रम्प जी को तो क्या मोदी जी के लीडरशिप पे तो बहुत ज्यादा यकीन है, और पुतिन भी मोदी जी के लीडरशिप को बहुत मानते हैं। तो अब समय आ चुका है कि भारत एक महत्वपूर्ण रोल अदा करे और इस जंग को खत्म करे। ठीक है, क्योंकि भारत एक आप देख महत्वपूर्ण रोल अदा करे। आप हालांकि मुझे जिस पांच लेवल तक सेकंड ये पांच पूरा सेकंड मामला और बिगड़ के जा चुका है। पांच हाँ, सेकंड और बताएं दीजिएगा मुझे। बताएं। आप देखिएगा यहाँ पे दो फ्रंट पे बहुत खतरनाक युद्ध लड़ी जा रही है। एक तो है कि आपका मिडिल ईस्ट में इजराइल, पैलेस्टाइन, सीरिया, लेबनान, वहां पे जिस तरह का खतरनाक जंग हो रहा है, ईरान उसमें शामिल है। और ये अगर और एक्सप्लोड करता है और ये अगर और विस्तार लेता है तो ये खतरनाक परिस्थिति पैदा करेगा। नेटो के अंदर भी मैं समझता हूँ कि यूक्रेन नीति को लेकर कहीं ना कहीं पे मतभेद सामने आ चुका है अब। और अमेरिका जो एक बुलडोज करने की जो नीति है नेटो में, वो कहीं ना कहीं पे बहुत सारे नेटो देशों को आप पसंद नहीं आ रहे। ठीक है। प्रभु दयाल साहब, अब जिस तरीके के डेवलपमेंट पिछले एक हफ्ते में हुए हैं और रूस ने जिस तरह से अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को रिवाइज किया है, तो एक अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि अगर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े तो परमाणु हमले की भी आशंका रहेगी। हालांकि कोई नहीं चाहेगा, यहाँ तक कि रूस भी नहीं चाहेगा ऐसा करना, लेकिन ये न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में बदलाव किया जाना या फिर रिवाइज किया जाना रूस की तरफ से, ये महज एक पोस्चरिंग है या फिर उसके लिए अपनी तैयारी कर रहा है कि जरूरत पड़ी तो हम इस्तेमाल कर लेंगे? देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं इस बात पे थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा कि भारत को क्या करना चाहिए। देखिए, हमसे पूछ के कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम जो भी करना चाहें, हमारी क्षमता क्या है। ना मिडिल ईस्ट वॉर में, ना रशिया यूक्रेन वॉर में हमारा कुछ चल रहा। देखिए, हम चाहें कि युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन हमारी बात कौन सुन रहा है। तो ये सोचना है कि भारत जो है इसमें मध्यस्थता कर सकता है और रुकवा सकता है और यूक्रेन को समझा सकता है, अमेरिका को समझा सकता है, हमारी कोई नहीं सुनेगा। इस वक्त जो लड़ाई है वो अपने मोमेंटम पे चल रही है। अच्छा, अब एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो देश इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, अगर उनको अकल आ जाए कि बहुत नुकसान हो सकता है, तभी इस युद्ध को रोका जा सकता है। देखिए, इस युद्ध में, रशिया यूक्रेन युद्ध में, पहली बार इंटर कॉन्टिनेंटल
बैलिस्टिक मिसाइल का रूस ने इस्तेमाल किया। इससे रूस ने ये जाहिर कर दिया कि वो युद्ध को बढ़ाने के लिए तैयार है, और उस पर जो जिस तरह के दबाव हो रहा है, तो वो युद्ध को अगर बढ़ाने के लिए मजबूर होगा तो करेगा। देखिए, आईसीबीएम जो है, ये जरूरी नहीं कि यूक्रेन करे। यूक्रेन का तो बहुत कम डिस्टेंस की मिसाइल जा सकती थी। आईसीबीएम का रेंज होता है 5000 किलोमीटर। लेकिन दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि ये न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती है, इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड लगा जा सकता है, तो न्यूक्लियर वॉर हो सकती है अगर दूसरी साइड ना रुके। और एक और बात है, क्योंकि इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, तो यूरोप भर में इससे हमला किया जा सकता है, और साथ ही साथ अमेरिका की जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न साइड, वहां तक भी रूस हमला कर सकता है। तो इन देशों को सबको समझना चाहिए कि जिस तरह से वो यूक्रेन को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो लड़े और शायद रूस को नुकसान हो, तो इन सब का नुकसान हो सकता है। भारत जो भी चाहे, लेकिन अकल इन सब को आनी चाहिए, नहीं तो ये युद्ध बढ़ता जाए। सुशांत सरीन जी, हालांकि यहाँ पे एक तथ्य मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं था, ऐसा रूस ने कहा है, और यूएस ने भी रूस के इस बात को अप्रूव किया कि सही बात है, ये दरअसल मीडियम रेंज हाइपरसोनिक मीडियम रेंज मिसाइल था। खैर, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरीके के माहौल बना है, एक परमाणु हमले की बातचीत चल रही है, और रूस के जो पोस्चरिंग है वो एक तरीके से बता भी रहा है कि सिर्फ यूक्रेन नहीं, हम किसी भी देश तक पहुंच सकते हैं, और जो मदद करेंगे यूक्रेन को या फिर जिनके हथियार का इस्तेमाल यूक्रेन करेगा, वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो परमाणु हमले की आशंका कितनी जायज मानी जाए, सुशांत जी? यार, जो हालात बन रहे हैं उसको आप पूरी तरीके से नकार तो नहीं सकते, क्योंकि जो सिग्नलिंग हुई है रूस के द्वारा यही हो रही है ना। और ये शुरुआत में भी उन्होंने की थी, अब भी वो ये दोबारा से, आपको याद होगा जब ये युद्ध शुरू हुआ था उसके चंद हफ्तों के अंदर अंदर पुतिन साहब ने न्यूक्लियर वेपन्स के यूज की बात की थी। उस समय बहुत शोर मचा था दुनिया भर में, लेकिन वो बात उसके बाद नहीं हुई। लेकिन अब दोबारा से वो बात दोबारा से शुरू हुई है। अब ये डिपेंड करेगा कि जो पश्चिमी देश हैं, जो यूक्रेन के पीछे खड़े हुए हैं, वो इस संदेश को कितनी संजीदगी से लेते हैं। अगर वो ये समझे कि नहीं, ये गीदड़ भपकी है रूस की, और हम इसको थोड़ा और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हम इसको और पुश कर सकते हैं, और हम रूस को दिखा सकते हैं कि यार तुम्हारी कोई औकात नहीं है कुछ करने की, तो फिर जो खतरे की घंटी है वो और तेज बजना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वो ये संदेश समझ जाते हैं और इससे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अपना हाथ खींच लेते हैं, तो हालात, जो तनाव है वो कुछ हद तक कम होगा। जंग तो जारी रहेगी, और जंग, मेरे ख्याल जो एम्बेसडर साहब हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक एक या दोनों पार्टीज थक नहीं जाती, या ये नहीं समझ जाती कि यार अब इससे ज्यादा हम कहीं आगे बढ़ नहीं सकते। अब इसमें मैं पूरी तरीके से सहमत हूं एम्बेसडर साहब के साथ, ये मध्यस्थता के इशू में। देखिए, ये कोयले की दलाली है जिसमें हमारे को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ना तो हमसे किसी ने मांगा है, किसी ने बोला है हमको कि मध्यस्थता करो। हम ऐसे, तू कौन मैं खामका, मैं बीच में चौधरी बनने की कोशिश कर रहा हूं, किस बात के लिए? किसी ने, क्या रूस ने हमसे कहा है? अगर एक भी पार्टी आपसे कहे तब भी नहीं आपको पढ़ना चाहिए, जब तक आपसे दोनों पार्टीज ना आग्रह करें कि आप मध्यस्थता करें। पहली बात। दूसरी चीज ये कि क्या दोनों पार्टीज यूक्रेन ने कहा है मध्यस्थता के लिए, और तीसरी चीज ये कि आप अगर मध्यस्थता करते हैं तो आप ये भी नजरअंदाज मत करिए कि कई लोग ऐसे हैं, कई शक्तियां ऐसी हैं जो एक या दूसरे का प्रोत्साहन कर रही हैं और उसको इस जंग में थोप रही हैं। आप उनके साथ भी अपना अड़ंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, मोदी जी की जो भी छवि है बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो दलाली है कोयले की, इसमें अपने हाथ हम ना ही गंदे करें। हम दूर से बैठ के देख रहे हैं, इसमें हम जितना हिस्सा डालना चाहिए उतना डाल रहे हैं, जो हमको करना चाहिए अपने हितों के लिए वो हम कर रहे हैं। हम ज्यादा विश्वगुरु और सब कुछ बनने की कोशिश ना करें तो हमारे लिए बेहतर होगा, नहीं तो हमारे को मुंह की खानी पड़ेगी।
नरेंद्र तनेजा जी, दो एक्सपर्ट की राय, दो पैनलिस्ट की राय है कि भारत को मध्यस्थता इसमें सीधे तौर पर नहीं करनी चाहिए। पिछले दिनों हमने देखा कि प्रधानमंत्री रूस गए, यूक्रेन गए, तो वहाँ पे अलग अलग तरह के बयान उनके जो आए, एक तरीके से शांति का संदेश इन्होंने दिया। लेकिन इससे ज़्यादा क्या भारत को इन्वॉल्व होना चाहिए इसमें मीडिएट करने के लिए, युद्ध रोकने के लिए, या फिर ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो कोई ना कोई पक्ष नाराज होगा और उल्टा खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, देखिए, आज हमारी स्थिति ये है कि जो प्रधानमंत्री रूस गए, पिछले चंद महीने में 2 दफा रूस आना जाना रहा है। अब रूस के राष्ट्रपति जनवरी में भारत आने वाले हैं, जैसे आपने खबरें देखी हैं, और प्रधानमंत्री पोलैंड भी गए और साथ में जो है वो यूक्रेन भी होकर के आए। भारत को, हम उस स्थिति में भी नहीं है कि कहीं पे जो है हम जाकर के जो है दुनिया के अंदर कोई, या तो छोटे देश जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, ये दुनिया भर में मध्यस्थता करते फिरते हैं, है ना, क्योंकि इनके पास एक्सपर्टीज भी है, स्किल भी है, और इनका साइज बहुत छोटा है। मुझे लगता है कि हमको ये देखना हमारे राष्ट्र हित में क्या है। हमारे राष्ट्र हित में ये है कि हम पश्चिम के देशों से भी दोस्ती रखें, आर्थिक संबंध बढ़ाएं, पॉलिटिकल बढ़ाएं, सब कुछ बढ़ाएं, और दूसरी तरफ रूस के साथ भी अपने संबंधों को गहरा करें। रूस हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। हम तो ज्यादातर, हम ईंधन के मामले में खास तौर से रूस और फर्टिलाइजर को लेकर के, कुछ और प्रोडक्ट्स को लेकर के हमारी अच्छी, उनके, हमको एक मौका मिल रहा है जहां ये ईस्ट और वेस्ट, ये बड़े दिग्गजों की बीच में पड़ना नहीं चाहिए। हमको अपना स्फीयर बनाना है। अपना स्फीयर बनाने के लिए हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और उसमें यह है कि हमारे राष्ट्र हित में क्या है। आपको कोई नोबेल पीस प्राइज तो लेना नहीं है, और वैसे भी वो मिलता नहीं, उन्होंने महात्मा गांधी तक को नहीं दिया, तो उसको छोड़ दीजिए। अगर मकसद कोई वो नहीं है, तो हमें ये देखना हमारे हित में क्या, और हमारे हित में ये है कि हम अपनी, अब जो राष्ट्रीय हित है वो रूस से उस बारे में बातचीत करें, जो हमारे राष्ट्रीय हित है पश्चिम के देशों से उससे बातचीत करें, राष्ट्रीय हित में जो चीन से आवश्यकता है वो चीन से सीमित बातचीत करें। हमको किसी अभी चौधराहट पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उसके लिए ना वो स्पेस है, और ना मुझे लगता है कि जो है हमको इससे कोई फायदा होगा। लेकिन जरूरी चीज जो समझने की वो ये है कि यूरोप के अंदर, खास तौर से नेटो ने और नेटो के कुछ बड़े बड़े नेताओं ने, पश्चिम के देशों ने यूरोप में एक ऐसा माहौल जमीनी पर बना दिया है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो आम आदमी हो, जिसमें ये कह दिया गया भाई यूक्रेन के साथ आपको खड़ा होना है, और रूस जो है वो आपको तकलीफ दे सकता है, आपकी जमीन हड़प सकता है, फिनलैंड को अंदर कर सकता है, यूक्रेन पे हमला कर, स्वीडन पे कर सकता है। इस तरह का माहौल जमीन पे है। स्थिति यूरोप या पश्चिम में ये है कि इस विषय पे आप बातचीत ही नहीं कर सकते। अगर बात करेंगे तो आपको ठीक वही बात करनी पड़ेगी जो पश्चिम के देश करते हैं, या बाइडेन साहब ने जो नैरेटिव बनाया है। अब उसको एकदम चेंज करना क्या आसान होगा? इतना आसान नहीं होगा। इतना जरूर है कि ट्रम्प साहब की जो मैसेजिंग आ रही है, मैसेजिंग ये है कि वो यूरोप के अंदर अब इस मसले को जो है वो खत्म करना चाहते हैं। इसको तो मेरा अपना ही अनुमान ये है कि जहां तक आणविक युद्ध की बात है, कोई दुर्घटना हो जाए, उस दुर्घटना से आणविक युद्ध हो जाए तो एक अलग परिस्थिति होगी, और ऐसे दुर्घटनाएं होती हैं। अगर आप विश्व युद्ध की इतिहास देखें तो वो भी दुर्घटना से शुरू हुआ था, तो उसको आप एकदम रूल आउट तो नहीं कर सकते। लेकिन जरूरी चीज यह मुझे लगता है, जिस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं, कोई ट्रैक 2 उसको बोल रहा है, ट्रैक 1.5 बोल रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि ऑलरेडी बातचीत हो रही है, और बातचीत इस लाइन पे हो रही है कि जो जिसके पास जो टेरिटरी है वहां उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। फ्रीज करने के बाद कुछ इलाके ऐसे हैं जो रूस ने कहा है कि वो बिल्कुल वहां से नहीं हटेगा, तो वहां पे उसके बाद जो है कुछ थोड़ा सा जरूर पीछे हटेगा, लेकिन ज्यादा नहीं हटेगा। अर्थात ये है कि कुछ इलाके जो है उसको रूस अपने पास रखेगा, और उस पर लेकर के तमाम 20 साल, 30 साल, 25 साल कोरिया की तरीके से, साइप्रस के तरीके से बात चलती रहेगी। कुल मिला के जो खबरें निकल के आ रही हैं यूरोप से वो ये है कि ट्रम्प साहब सत्ता में आएंगे तो ऐसा नहीं कि युद्ध एकदम खत्म हो जाएगा, लेकिन फ्रीज कर दिया जाएगा, छोटा मोटा चलता रहेगा, जो जहां पे वो रहेगा। और उसके बाद जो है हो सकता है यूक्रेन में भी कुछ परिवर्तन हो, पब्लिक ओपिनियन चेंज हो जाए, क्योंकि इस समय सब लोग वहां अमन शांति चाहते हैं। लेकिन वो कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें कि ये यूक्रेन ये कह के वो जीत गए, या रूस ये कह के वो जीत गया। तो कुल मिलाकर के युद्ध को फ्रीज करना और उसके बाद नेगोशिएटिंग टेबल पे आना, वो नेगोशिएशन डायरेक्ट भी हो सकता है, उसके पीछे और लोग भी हो सकते हैं। वो कुल मिला के ऐसी खबरें हैं कि ये पश्चिम यूरोप में, खासतौर से जर्मनी यही चाहता है, ट्रम्प साहब भी यही चाहते हैं, चीन ने भी काफी हद तक चुप्पी साध रखी है, चीन भी इसकी खिलाफत नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि दुर्घटना हो जाए तो आणविक युद्ध है वो अलग बात होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प साहब सत्ता में आते हैं और उनके नए जो विदेश मंत्री आने वाले हैं जिनकी काफी चर्चा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक शुरुआत होगी, और हमको ऐसा लगता है कि वहां वो सारा कुछ फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने के बाद जो है नेगोशिएशंस होंगे, उससे क्या निकल के आता है
वो क्या कोरिया जैसी स्थिति होती है, साइप्रस जैसी होती है, वो देखना पड़ेगा। तो सारी नज़रें जो हैं टिकी रहेंगी ट्रंप साहब पे कि ट्रंप जब सत्ता संभालते हैं तो फिर उनकी रणनीति क्या होती है। प्रभु दयाल साहब, ट्रंप साहब के सत्ता संभालने के साथ ही जिस तरीके से नरेंद्र तनेजा जी बता रहे थे कि यूरोप का रुख भी बदल सकता है, तो ट्रंप साहब की बदली रणनीति को यूरोप कितना आसानी से स्वीकार करेगा? हालांकि कई देश अभी भी अब शुरुआत कर दिए कि समझौता कर देना चाहिए, युद्ध को खत्म कर देना चाहिए। देखिए, ट्रंप साहब को पावर में आने में अभी 2 महीने बाद वो यूएस प्रेसिडेंट बनेंगे। 20 तारीख को जनवरी में उनकी स्वेरिंग इन है। तो 2 महीने तो बहुत ज्यादा है युद्ध के और बढ़ने के लिए। युद्ध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि क्योंकि ट्रंप ने कहा मैं युद्ध को रोकूंगा इसलिए अभी युद्ध रुक जा रहा है। नहीं, देखिए, आप बात हो रही थी किस तरह की मिसाइल्स रूस ने दागी यूक्रेन पे। यूक्रेन ने कहा था ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, फिर ये सुनने में आया और रूस ने भी ये कहा कि नहीं, ये इंटरमीडिएट रेंज थी। लेकिन ये भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकती हैं। और क्यों फायर की गई? वो इसलिए फायर की गई क्योंकि वॉशिंगटन ने यूक्रेन को इजाजत दे दी थी कि वो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल कर सकता है रूस के खिलाफ। और रूस ने, यूक्रेन ने इनका इस्तेमाल किया। रूस कह रहा है कि 6 मिसाइल दागी गई और जिनमें से 4 शायद उसने गिरा दी, लेकिन फिर भी कुछ तो नुकसान हुआ। तो अगर बाइडेन साहब ने ये इजाजत दी है तो क्यों दी है? क्या वो चाहते हैं कि एकदम से युद्ध रुक जाए? देखिए, एक बात और बहुत जरूरी है, रूस ने अगर इंटरमीडिएट रेंज में दागी है तो उससे भी यूरोप के कई अन्य देशों को नुकसान पहुंच सकता है अगर रूस ये चाहता है कि उन पे भी वो हमला करे। तो सबसे बड़ा संकट ये है कि चाहे ट्रंप साहब की जो नीति हो, जो कहते हो, उनके आने के पहले क्या हो रहा है और जिस रफ्तार से अब ये युद्ध बढ़ गया है, ये बहुत एक चिंता का विषय है। तो मेरे विचार में बिल्कुल यही डर है कि ऐसे समझौता होना चाहिए कि जो जिसके पास है उस पे हो जाए। लेकिन क्या अभी वो हालत उसके लायक है? अभी तो देखिए जिस तरह से मिसाइल्स दागी जा रही हैं और संदेश दिए जा रहे हैं, वो तो कुछ दूसरा ही दर्शा रहा। बिल्कुल प्रभु दयाल साहब, जिस हालात का जिक्र कर रहे हैं सुशांत सरिन जी, वो लगता है कि अगर 2 महीने का वक्त है, 2 महीने काफ़ी होते हैं किसी युद्ध को एक नेक्स्ट लेवल के लिए एस्केलेट होने में, तो क्या हम किसी भी तरीके से, किसी भी गुंजाइश से ये देख रहे हैं कि तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट यहाँ पर है? अभी कुछ देर पहले एक बयान आया है यूक्रेन के पूर्व कमांडर इन चीफ का, जो कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 तो शुरू हो गया है। उसके पीछे उन्होंने दलील भी दी कि अब यूएस और रूस दोनों आमने सामने खुलकर आ गए हैं, कई देश आमने सामने बंटने शुरू हो गए हैं, तो ये तो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि औपचारिक ऐलान या फिर अभी शायद उतना हालात ना हो, लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। ये कहना सही होगा सुशांत जी? यार देखो ना, जो यूक्रेन के जो लोग हैं या जो अधिकारी हैं जो अभी सत्ता में हैं यूक्रेन में, वो तो चाहेंगे कि अमेरिका और रूस आमने सामने आ जाए। वो तो चाहेंगे कि सारा का सारा नेटो जो है वो रूस के ऊपर धावा बोल दे। उनका तो उद्देश्य ये है, वो तो कब से ट्राई कर रहे हैं। आप देखिए ना, जो ये जेलेंस्की है वो हर व्यक्ति को प्रोवोक करते रहता है, भाई हम ना लेने में ना देने में, हम अपना चुपचाप अपना दही खा रहे हैं साइड पे बैठ के, आप हमारे को भी खींचने की कोशिश करते हैं। जब वो हमारे ऊपर कटाक्ष करता है ये जेलेंस्की कि आप रूस के साथ क्यों बात कर रहे हैं, भाई हम क्यों ना करें, तू हमारे चाचे का बेटा लगता है कि हम तेरे साथ बात करें, हम रूस के साथ ना करें। तो पॉइंट इज कि वो तो प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, उसकी सारी की सारी तवज्जो लेकिन इस प्रोवोक में यूएस भी आ गया, इस प्रोवोक में यूके भी आ गया। तो अब और यूके का तो सारा का सारा ये है कि हम तो बहुत दूर हैं, और यूके का तो 500 साल का इतिहास है कि जहां जहां पर आग लगा सकता है यूके आग लगाता है, क्योंकि वहीं पे उसको अपनी थोड़ा बहुत स्पेस मिलती है अपनी डिप्लोमेसी करने की। तो अब यूके ने कब कहीं पे अमन और चैन की बात की है? जहां पर वो गया है वहां पर ऐसे ऐसे मुद्दे छोड़ के गया है कि वो सदियों तक लोग लड़ाई करते रहते हैं। तो यूके की अपनी पॉलिटिक्स है, अमेरिका की अपनी पॉलिटिक्स है, शायद रूस के अंदर एक ये सोच होगी
कि देखिए हमको जो थोड़ा बहुत करना है वो हम करते रहते हैं, अपनी सिग्नलिंग हम करते रहते हैं, लेकिन अगर एक चीज एक थ्रेशोल्ड को सिग्नलिंग ना करते क्रॉस रहते हैं, करे बिल्कुल। तो हम वेट करते हैं जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता अमेरिका में, क्योंकि उसके बाद शायद जो जैसे तनेजा साहब कह रहे हैं कि हालात इस तरफ आएंगे कि एक एक फ्रीजिंग हो जाएगी कॉन्फ्लिक्ट की। उसमें रूस को जो चाहिए था वो ऑलरेडी मिल चुका है, एक और उनको आश्वासन चाहिए कि नेटो की एक्सपेंशन जो है वो यूक्रेन तक नहीं जाएगी। उसके बाद ठीक है, रूस उस पे मेरे ख्याल सहमत हो जाएगा। यूक्रेन को उसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा जो बाकी उसके लिए निर्धारित करेंगे, क्योंकि उसकी खुद की क्षमता नहीं है इस जंग को अकेले लड़ने की या इसको सस्टेन करने की। अगर अमेरिका हाथ हटा लेता है तो पश्चिमी यूरोप की औकात नहीं है इस जंग में यूक्रेन की सहायता करने की, तो उनको भी अपना हाथ पीछे करना पड़ेगा और यूक्रेन को उसी तनख्वाह पे काम करना पड़ेगा जो बाकी उसके लिए निर्धारित करेंगे। चलिए, तो ये सारी बातें रही कि क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। अब दो सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण उठ रहा है कि इस पूरे मामले का हल क्या है, और उससे ज़्यादा जो हम भारतीय हैं उनको कितनी चिंता करनी चाहिए। कारोबार के लिहाज से, कच्चे तेल के लिहाज से, बहुत सारे मसले पर हम लोग चाहकर भी नहीं चाहकर भी इस युद्ध से अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं। तो हमारे लिए क्या विकल्प बनकर उभरता है ऐसे हालात में, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन लौटते छोटे से ब्रेक के बाद।